हेलो फ्रेंड्स, आज हम जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बोर्ड पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो हिंदी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मॉडल पेपर दिखाती हूँ जो मेरे पास कुछ हैं। आप इसमें देखेंगे कि हर बार क्वेश्चन पूछता है कि छायावाद की दो विशेषताएं बताइए, रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए, किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। और ये सब क्वेश्चन मिलके 5 नंबर का हो जाता है। और ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इससे बताना है कि सही है कि गलत, इसमें से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। और ये पूरा क्वेश्चन मिलके 10 नंबर का हो जाता है और ये इतना 5 नंबर का, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। हर बार बच्चे गलती करके आते हैं, तो ये क्वेश्चन आज हम देखेंगे, इतना देखेंगे हम आज, और बाकी धीरे धीरे हम ये सब कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, रीतिकाल की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन 2011, 12, 13, 14 लगातार पूछा गया है। 2020 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे आप कि रीतिकाल की दो प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। जितने आप अच्छे से लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। और इसका आंसर लिखेंगे आप कि श्रृंगार रस की प्रधानता। पहला आप यहाँ पे ऐसे आंसर करके लिख देंगे कि श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं का मतलब है जैसे पहले के जो राजा होते थे कुछ कवियों को रख लेते थे दरबारी कवि के रूप में, और वो कवि होते थे वो अपनी रचनाओं में उन राजाओं की प्रशंसा किया करते थे। तो रीतिकाल की दूसरी विशेषता यही है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा। और तीसरा आप लिखेंगे ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग। चूँकि सिर्फ 2 ही पूछता है, लेकिन कम से कम अपनी याद रखिए ताकि एक भूल भी जाए तो आपको आगे दिक्कत ना करें। तो आप क्या लिखेंगे, मैं फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और ब्रज भाषा का व्यापक प्रयोग। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे रीतिकाल के 2 प्रमुख कवि के नाम बताइए। तो इसके प्रमुख कवि हैं भूषण हैं और बिहारी लाल हैं। और भूषण की एक रचना थी शिवा बावनी, या फिर आपसे ऐसे भी कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन कि शिवा बावनी किसकी रचना थी, तो आप लिखेंगे भूषण के। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि रीतिकाल के 2 कवियों के नाम बताइए और उनकी रचनाओं का भी उल्लेख कीजिए, तो आप लिखेंगे भूषण। भूषण की रचना थी शिवा बावनी, जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखा था। और एक थी बिहारी लाल। बिहारी लाल की एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छायावाद की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि छायावाद की किन्हीं 2 विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 2014, 15, 17, 18, 19 और 20 में पूछा गया था। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप उसकी तरह ही लिखेंगे कि छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ निम्नवत हैं। पहला तो प्रकृति का मानवीकरण। मानवीकरण का मतलब है कि जैसे हम बोलते हैं कि आम पीपल से बात करो, तो आम कोई पीपल से बात थोड़ा कर सकता है। अरे बात भी करेंगे तो हमें समझ में थोड़ा आएगी उनकी भाषा, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं, उनका मानवीकरण कर लेते हैं, भी इंसानों की तरह बातचीत करते हैं। उसी तरफ जो छायावादी कवि होते थे वो प्रकृति का मानवीकरण कर लेते थे। जैसे जो भी हमारे आसपास की वस्तु है उनको ऐसे दर्शाते थे कि ये सब मानव के रूप में बात कर सकते हैं। तो इनकी पहली विशेषता है उनकी रचनाओं की थी कि प्रकृति का मानवीकरण, दूसरा उनका रहस्यवादी भावना, और तीसरा प्रेम सौंदर्य का चित्रण। इसी क्रम में आगे बढ़ कि छायावादी काल के कौन से प्रमुख कवि थे और उनकी रचनाएं क्या थी। तो महादेवी वर्मा छायावादी काल की कवि थी और इनकी प्रसिद्ध रचना है दीपशिखा और यामा। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मुझे जो सबसे आसान लगा मैंने वो लिख दिया। जैसे दीपशिखा, आपके आसपास पे कोई होगा दीपक शिखा, तो उससे याद कर सकते हैं दीपशिखा। और यामा, यम है, हम याद कर सकते हैं यामा। आगे देखते हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये भी छायावादी की बहुत प्रसिद्ध कवि थे और इनकी रचना थी कामायनी और आंसू। तितली भी इनकी रचना है, तितली लेकिन एक उपन्यास है। और तीसरे थे हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी और इनकी रचना थी लोकायतन। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। तीसरा हम क्वेश्चन है, प्रगतिवादी युग की 2 विशेषताओं को लिखिए। ध्यान दीजिएगा, कभी प्रगतिवादी आता है, कभी प्रयोगवादी आता है, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेकिन ये क्या है, प्रगतिवादी युग है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो आइए देखते हैं। एक तो व्यवहारिक भाषा का प्रयोग। व्यवहारिक भाषा का मतलब है कि जो हम आमतौर पे बोलचाल की भाषा उपयोग में लाते हैं,
प्रगतिवादी कवि भी अपनी रचनाओं में इन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया करते थे। तो पहला आप क्या लिखेंगे, व्यवहारिक भाषा का प्रयोग। दूसरा, छंदों के बंधन की उपेक्षा। छंदों के बंधन की उपेक्षा से इनका आशय है, जैसे आप लोगों ने छंद पढ़ा होगा जिसमें हम रोला, सोठा, दोहा आदि के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें लेकिन इन कवियों ने क्या किया कि छंद का प्रयोग नहीं किया अपनी रचनाओं में, उसकी उपेक्षा की। अगर आप कमेंट करें तो मैं एक वीडियो छंद पर भी बना दूंगी जो आपके एग्जाम से बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा है हमारा साम्यवादी विचारधारा। सबके लिए साम्यवादी विचारधारा के प्रति था। प्रगतिवादी का जो कवि होते थे उनकी ये बहुत बड़ी विचारधारा थी, साम्यवादी विचारधारा। इस युग के कवि कौन था ये उनके बारे में भी जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे और रामधारी सिंह थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक रचना थी अनामिका और रामधारी सिंह की एक रचना थी उर्वशी। अब जब मैंने आपसे कहा कि प्रयोगवादी कविता भी होती थी, तो प्रयोगवादी कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसमें पहला होगा मुक्तक शैली का प्रयोग। दूसरा होगा छंद योजना में नवीनता। जो भी छंद इनमें उपयोग करते थे उसका नवीनीकरण करके उपयोग किया करते थे। और तीसरा हम लिखेंगे कुंठा और निराशा का स्वर। में दुख भरे इनके जो भी कविता होते थे इसमें दुख का अभाव रहता, दुख रहता था, कुंठा और निराशा का स्वर। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मैं एग्जाम से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको और किसी विषय पे अगर वीडियो चाहिए एग्जाम से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।